हेलो बेटा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, सबसे पहले तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबकी वजह से आज मेरे इस चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर, जो कि आप सबका चैनल है, उसने अपने 700 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ठीक है बेटा, आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और विश्वास कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दे सकूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपने अकाउंटेंसी 12th के चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन सा इनफ्लो में इंक्लूड होगा और कौन सा आउटफ्लो में। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है जब हम लोग कैश कैलकुलेट करेंगे बेटा, किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। और उसके बाद हम लोग करेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है बेटा, इनफ्लो में क्या क्या इंक्लूड होगा और आउटफ्लो में क्या क्या इंक्लूड होगा और कौन से जो मेन मेन चीजें हैं उनका हमें खास ध्यान रखना है। तो बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो हमें कहां पर मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो उसके देखिए क्या होगा, कंपोनेंट्स कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे बेटा आपको बैलेंस शीट में, नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कहां जाना है बेटा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में किस साइड, असेट साइड, और असेट साइड में नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये दो कंपोनेंट आपको देखने हैं, केवल ये दो कंपोनेंट हैं। ठीक है बेटा, यही वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, या तो आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आया होगा, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो, और या फिर इनसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा गया होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें एक बहुत जो बेसिक चीज है जो आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि यहाँ पर हम लोग जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। और असेट्स में जो रूल अप्लाई होता है वो रूल अप्लाई होता है बेटा लॉ ऑफ डिमांड की तरह। लॉ ऑफ डिमांड की तरह कैसे, अगर आपकी असेट्स बढ़ती है तो वो नेगेटिव है हमारे लिए, यानी उससे पैसा गया होगा, और अगर असेट्स कम होती है तो उससे पैसा आया होगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भाई इनफ्लो और आउटफ्लो में हमारा क्या क्या आएगा। तो बेटा देखिए, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बेटा इनफ्लो में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहले सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट। ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यू, ठीक है, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है यानी सेल हुई है, अगर कम हो रही है तो दो रीजन से हो सकते हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक सेल। सेल के बाद जो आपको अमाउंट आता है वो सब इनफ्लो है और इंक्लूडिंग प्रॉफिट।
इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल, ये सब आपको ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई और असेट्स है जो कि नॉन करंट है, वो सब भी सेल हुई है तो इसी में आएगा। इसके अलावा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब भी बेटा आपके इनफ्लो है इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब बात करते हैं आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। अगर हमने यही असेट्स परचेज की हैं तो ये सब क्या है बेटा, आउटफ्लो है। ठीक है, तो आउटफ्लो में क्या क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा, परचेज ऑफ प्लांट, ये सब आपका किस में आएगा बेटा, आउटफ्लो में आएगा। ठीक है, किसमें, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, कैसे कितनी असेट्स हमने परचेज की, उसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी बेटा मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो हमें क्या करना है बेटा, अगर हमारी असेट्स बिकती हैं तो उससे हमारे पास पैसा आता है, बट कौन सी असेट्स, केवल नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसको हमें इनफ्लो में ऐड करना है। और ऐसे ही अगर हमारी असेट्स बढ़ती है, असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब हमने असेट्स परचेज की है तो उससे हमारा पैसा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आउटफ्लो है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो असेट्स में सिंपल रूल अपना ये होता है बेटा, इंक्रीज इन असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, आउटफ्लो, डिक्रीज इन असेट्स, डेप्रिसिएशन, या फिर इनफ्लो, दैट इज सेल्स। अगर सेल है तो वो आपके लिए इनफ्लो माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वो कंपोनेंट हैं जो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो के रूप में। अब बात करते हैं बेटा अपनी तीसरी एक्टिविटीज, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप कैलकुलेट करते हैं तो कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा, अगर फर्म में देखिए ज्यादातर पेज में क्या होता है, जो हमारी नॉन करंट असेट्स है उसमें जो इंटेंजिबल असेट्स दे रखी होती है, ठीक है, तो वो ज्यादातर अमोर्टाइज होती है और उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करते हैं। बट क्या जरूरी है हर बार गुडविल की वैल्यू कम होगी, हर बार पेटेंट राइट्स की वैल्यू कम होगी? बेटा ये बढ़ भी सकती है, तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल असेट्स बढ़ती है तो इसका मतलब है कि इस साल हमने गुडविल या वो इंटेंजिबल असेट्स परचेज की है और वो परचेज है तो आउटफ्लो हुआ होगा, कैश हमारा गया होगा, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेटा आउटफ्लो दिखाया जाएगा। तो पहला पॉइंट ये लिखा, देखिए मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इफ गुडविल इंक्रीज तो इट इज ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुडविल, और इसको हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस करना है। बट वहीं पे गुडविल जब डिक्रीज होती है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल मानते हैं और उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज, ठीक है, कोई भी टेंजिबल असेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट पेमेंट मेड बाय इशूइंग डिबेंचर्स और शेयर्स, और उसके बदले हमने डिबेंचर
डिबेंचर्स या शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स अदर देन कैश, उसमें आता है बेटा। तो यहाँ पर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ कैश, नो मूवमेंट ऑफ कैश, ना तो कैश आता है और ना ही कैश जाता है, तो उसको हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अपनी तीसरी एक्टिविटी, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बेटा अब बात करते हैं अपनी कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस। और बेटा बिजनेस की कोई भी फॉर्म हो, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके दो होते हैं। एक होता है ओनर फंड, मतलब वो पैसा जो मालिकों ने लगाया है, ठीक है, और दूसरा होता है बोरोड फंड्स। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेटा ये दो कंपोनेंट ही आते हैं, एक आता है ओनर फंड और दूसरा आता है बोरोड फंड, ठीक है। हमें देखना है कि ओनर फंड से कितना पैसा आया या ओनर फंड के लिए हमने कितना पैसा रिपे कर दिया। इसी तरीके से बोरोड फंड से ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कितना पैसे इकट्ठा किया और हमने कितना बोरोड फंड की पेमेंट कर दी, ठीक है। अब ये मिलेंगे कहां पर बेटा, एक बार ये देख लेते हैं। देखिए ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, और इसके अलावा एक चीज और करंट लायबिलिटी में कौन सा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। इन तीन चीजों से मिलकर बनता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीन चीजों से मिलकर बनते हैं आपके कंपोनेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बेटा कौन कौन से सोर्स इनफ्लो के हैं और कौन कौन से सोर्स आउटफ्लो के हैं। तो बेटा बात कर लेते हैं जल्दी से कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बेटा बात करते हैं पहले इनफ्लो की। तो इनफ्लो में जो सबसे पहला है बेटा वो है इशूइंग ऑफ शेयर कैपिटल, आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का शेयर बढ़ रहा है, पहले वो कम था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट एंड में बढ़ गया है, तो हमने इसका मतलब है नए शेयर्स इशू किए होंगे। अनटिल अनलेस मेंशन ना हो कि भाई हमने शेयर्स या जो भी इशू किया है उसको हमने कैश के अलावा अदर थिंग्स के लिए इशू किया है, तो उससे हमारा कैश आया होगा, ठीक है बेटा। दूसरा जो कंपोनेंट है बेटा वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर इशू किए हैं तो हमारी कंपनी में अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स बढ़ी होगी, और जब अमाउंट ऑफ डिवेंचर बढ़ी होगी तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आया होगा। फिर इसके बाद बेटा रेज फ्रॉम इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट या रेज फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। तो बेटा अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट है जो इनफ्लो में आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो आउटफ्लो में इंक्लूड होंगे बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफ्लो की। इनफ्लो में इंक्लूड होगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा, चाहे इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो। अगर शेयर कैपिटल हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब है इस साल हमने शेयर इशू किए हैं, और बेटा जब शेयर इशू किए होंगे तो उससे हमारे पास पैसा आया होगा। दूसरा जो है बेटा वो है इशू ऑफ
डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर। अगर इस साल हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो इसका मतलब है इस साल में हमने डिवेंचर इशू किए होंगे तो उससे पैसा आया होगा। तीसरा है बेटा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। अगर पब्लिक डिपॉजिट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे पास पैसा आया होगा, मतलब हमने पब्लिक से पैसा ज्यादा उधार लिया होगा। इसके बाद आता है बेटा इंक्रीज इन नॉन करंट लोन एंड बोरोइंग्स या एडवांस, ठीक है। अगर ये लायबिलिटी साइड में है तो इसका मतलब है बेटा इस साल हमने लॉन्ग टर्म बोरो किया है, हमने उधार लिया है, चाहे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, चाहे बैंक से या फिर किसी अदर सोर्स से, तो उससे भी बेटा हमारे पास पैसा आया हुआ। इसके अलावा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे तो करंट लायबिलिटी है, बट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग इसको मान कर चलते हैं बेटा सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, जहां से हमारे पास पैसा आया है। तो अगर वैल्यू बढ़ती है तो इसलिए इसको हम इंक्लूड करेंगे बेटा किसमें, इनफ्लो में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। फिर इसके बाद बेटा एक और, वैसे तो ये शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है, बट यहाँ पे आपका ये लिखा होता है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस करंट ईयर में बढ़ा है तो इसका मतलब है बेटा इस साल जितने भी हमने शेयर्स या फिर डिवेंचर इशू किए हैं वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर इशू किए होंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड नहीं होता है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में होता है। अगर उसका बैलेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब बेटा उससे भी, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी हमारी कंपनी के पास पैसा आया होगा, तो उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे कंपोनेंट हैं इनफ्लो के। अब बात कर लेते हैं एक बार आउटफ्लो की, ठीक है। तो आउटफ्लो में क्या क्या इंक्लूड होगा, सब इसका उल्टा होगा बेटा। पहला रिडेम्पशंस ऑफ शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन का मतलब होता है बेटा रीपेमेंट, यानी हमने पैसा वापसी कर दिया है। अगर हमने शेयर कैपिटल वापसी की है, शेयर कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है तो इसको कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, फिर वो चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, वो हमने पे किया है तो उससे हमारा पैसा गया। सेकंड जो आता है बेटा वो आता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सेम रिडेम्पशन का मतलब होता है रिपेमेंट, कि हमने डिवेंचर्स का पैसा पब्लिक को वापस कर दिया है। तीसरा जो आएगा बेटा वो आएगा आपका डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अगर पब्लिक डिपॉजिट की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब भी है कि जो हमने पब्लिक से पैसा उधार ले रखा था हमने उसको वापस कर दिया है और उससे हमारा पैसा गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है बेटा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट लोन एंड एडवांस या फिर बोरिंग्स। मतलब जो हमने नॉन करंट लोन ले रखे थे, नॉन करंट एडवांस ले रखा था, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है, देखिए लायबिलिटी साइड में, इसका मतलब हमने उधार लिया है वो भी लॉन्ग टर्म का बेटा, अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब हमने उसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है बेटा। इसके अलावा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है बेटा, ये सब चीजें तो आपको बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटीज में मिलेगी, सॉरी ये तो सब लायबिलिटीज में ही मिलेगी। ऐसे ही जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कंपाउंड थे वो सब एसेट्स में मिलेंगे, बट कुछ चीजें होती है जो आपकी बैलेंस शीट में नहीं होती बट नीचे एडजस्टमेंट में दी होती है या फिर हिडन इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने ट्रीटमेंट ऑफ हिडन इंफॉर्मेशन भी अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है, और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो क्वेश्चंस को बहुत गलत कराएगा, तो बेटा मैं आपको
मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको अपने आई बटन में दे दूंगा। तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं कि ये सारी वैल्यूज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट में, बट कुछ चीजें हैं जिनके बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है या फिर एडजस्टमेंट में मेंशन किया है, उनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो सारी चीजें आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, जैसे कि प्रपोर्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, ये हमने इस साल पे किया ही होगा, तो इसको भी हमें आउटफ्लो में दिखाना पड़ेगा। फिर बेटा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया आपका 7 पॉइंट। और 8 बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, जो हम लोगों ने पे किया होगा इस साल में, ये हिडन इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें आउटफ्लो में शो करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। अब यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ी सी बेटा हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो करते हैं फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहला है बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है, ठीक है। तो जब हमारे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स की वैल्यू कम होती है, तो इसका मतलब है अगर एडजस्टमेंट ये वाली दे रखी है, तो जितना भी हमने पे किया है उसको हमने प्रीमियम पे पे किया होगा, तो जो टोटल पेमेंट या रिडेम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है या फिर डिबेंचर्स है, वो हम लोग दिखाएंगे बेटा, वो प्रीमियम इंक्लूड करके दिखाएंगे, यानी ये जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी हमारे आउटफ्लो का सोर्स है। दूसरा आता है बेटा इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई कंपनी ने ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इतने शेयर्स बोनस शेयर्स के रूप में इशू किए हैं, तो बेटा इससे आपके कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बदले कोई कैश नहीं आता है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसके बाद तीसरी चीज, अगर लिखा है बेटा इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स टू द वेंडर्स, कि भाई कंपनी ने ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम अपने शेयर्स या डिबेंचर्स वेंडर को भी इशू किए हैं, ठीक है बेटा, तो इससे भी ना तो कैश आता है ना कैश जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, जैसे बिल्डिंग परचेज की होगी, कोई एसेट परचेज की होगी, या फिर हमने कोई बिजनेस परचेज किया है, उसके बदले हमें देना तो कैश, बट हमने कैश ना देकर वहां पे क्या दिया बेटा, अपने शेयर्स या डिवेंचर्स उनको इशू किए हैं। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन हुई है, देखिए हमारे शेयर्स या डिवेंचर्स वो इशू हुए हैं, बट उसके बदले में कैश नहीं आया, बट क्या आया है बेटा, कोई असेट्स आई है या कोई बिजनेस आया है। तो यहाँ पर भी बेटा इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो इसको भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। और बेटा जो लास्ट है वो है इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिवेंचर टू प्रमोटर्स। हम लोग अपनी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स बेटा प्रमोटर्स को भी इशू करते हैं, और प्रमोटर्स को जो शेयर्स या डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं बेटा, वो उनकी सर्विसेज के बदले किए जाते हैं, ना कि उनसे हम पैसा लेते हैं। इसलिए इस ट्रांजैक्शन में भी कोई कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है बेटा, इसलिए इसको भी हम कहीं भी ट्रीट नहीं करते हैं। तो आपको इन सब ट्रांजैक्शंस का बहुत ध्यान रखना है। और इसके बाद बेटा हमें क्या करना है, हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी A प्लस B प्लस C, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो तीनों को ऐड या लेस करने से हमें पता चल जाता है बेटा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास कितना कैश आया है या फिर कितना कैश गया है, ठीक है। फिर उसको हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करते हैं, तो हमारे पास बैलेंस किसका आना चाहिए, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आंसर आना चाहिए। अगर हमारा बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आता है, तो इसका मतलब हमारी सारी चीजें ठीक है, और यहाँ पर आकर आपका ये जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है बेटा। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो हमने अभी फॉर्मेट बनाए हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए बेटा गुड नाइट।